बस वही है, टाइम निकल जाता है, वो भूल जाते हैं। ठीक है, और जब तक जो साथ में है ना तब तक साथ में है, पता अब उसका साथ से कोई मतलब नहीं है तो वही भूल जाते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है, इसलिए तो कहा गया मनुष्य स्वभावतः ना स्वार्थी है। ये टेस्ट मैंने लिख दिया, सोमवार को टेस्ट होएगा, दिल्ली के सुल्तान हो जाएंगे, गुप्तोत्तर काल हो जाएगा पूरा हर्षवर्धन से, और पूर्व मध्यकाल हो जाएगा। कल से मैं आपको 20 पॉइंट जो ना वो लिखाऊंगा लास्ट 5 मिनट में रोज, जो आपके नोट्स में नहीं अतिरिक्त है वो आपको लिखवाऊंगा 20 पॉइंट रोज के, ताकि अपने पास थोड़ा मैटर एक्स्ट्रा भी आ जाए, क्योंकि ये तो मैटर जो थोड़ा पुराना हो गया, ये तो 2022 में तैयार किया था। तो रोज के 20-20 क्वेश्चन नए आते रहेंगे, सिंगल लाइन लिखवाता रहूंगा। तो उसमें आपके 6 से 12वीं तक की किताबें भी कंप्लीट हो जाएगी उसी में, और उसी के अंदर जो अतिरिक्त जो भी किताबें हैं महत्वपूर्ण, वो किताबों में से भी और मैटर लेके उसमें डाल दूंगा रोज के 20 पॉइंट। तो कल आप साथ में रजिस्टर ले लेना, है ना। तो इसमें इस नोट्स में इतनी जगह है नहीं। तो ठीक है, हाँ तो यही बात चलो शुरू करें। रजिया रजिया गुंडों में फंसे हुए निकाल लेते हैं। गुंडों फंसे अल्तुनिया, याकूत, अयाज, हाँ एतकीन। फिर बाई से निकली है, बाई कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और उसके भाई की माँ कौन थी, क्योंकि इसकी माँ अलग थी, शाह खान। इसकी माँ कौन थी? खातून 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 नाम है। करें शुरू आगे। तो रजिया 36 से 40, रजिया 1200। हाँ तो रजिया सुल्तान शुरू करते हैं 1236 से 40। 36 में सुल्तान बनी, और खातूम जो है तुर्कमान खातूम इसकी माता का नाम था, और इसका भाई जो था उसकी माता यानी इसकी जो सौतेली माता उसका नाम था शाह तुर्कान। दो महत्वपूर्ण बात होती है, एक तो दिल्ली सल्तनत में पहली बार जनता ने जो है किसी व्यक्ति को चुना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में है कि पहली महिला मुस्लिम शासिका एतगीन, अब इसके समय कुछ जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारी एतगीन को अमीर हाजिब बनाया। अमीर हाजिब क्या होता है बोलो? अरे वो तो दूसरा नाम हो गया, बाद में कह लो। शिष्टाचार, आप इसको इस तरह से याद करें, दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख है ये। इस तरह से आप इसको याद करें कि कोर्ट में अगर आप देखते हैं तो जज साहब के साइड में दो लोग ऐसे खड़े थे, डंडा लेके, लाल कपड़े पहने, पुरानी फिल्मों में तो जरूर देखा होगा। तो जज साहब जैसे आते हैं ना तो वो बोलते हैं जज साहब आ रहे हैं, है ना, हाजिर हो, और मतलब जो भी क्लाइंट है वो हाजिर हो। तो ये हाजिब से देखो इसी तरह से नाम पड़ा, ये दरबारी शिष्टाचार तो बना रहे हैं कि सब लोग शांत हो जाओ, जज साहब आ रहे हैं। फिर जज साहब आते हैं, फिर किसी को बोलने नहीं देते, वो भी दरबारी शिष्टाचार बना देंगे, ऑर्डर ऑर्डर। तो अमीर हाजिब का पद दिया एतगीन को, ठीक है। ए हाजिब याद कर लो, ए से एतगीन, ए से ए हाजिब। अल्तुनिया को जो भटिंडा का इक्तेदार बनाया, और अबसीनिया मलिक याकूत को, याकूत जो था अबसीनिया का, अबसीनिया बोले तो अफ्रीका का था। और फिल्म में आपने देखा होगा धर्मेंद्र को काला जो दिखा रखा है, कि रजिया ने इसको अमीर याकूत का पद दिया। कहते हैं रजिया ने इसी से जो है वो घोड़ा चलाना सीखा था, अस्तबल का प्रमुख। मिनाज भी इस बात को स्वीकार करता है कि रजिया और याकूत के कुछ घनिष्ठ संबंध थे, वो उसकी प्रेमिका थी, ऐसा माना गया। मिनाज ने भी माना। रजिया के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गया। विद्रोह होना ही, महिला को कौन शासिका बना हुआ देखेगा। तो विद्रोह हुआ, दिल्ली का वजीर एतगिन इसमें शामिल हुआ। विद्रोह करने वाला एतगिन है, जिसको ये अजीब बनाया ना, याकूत की हत्या कर दी गई, और रजिया को तबर इंद भटिंडा में बंदी बना लिया गया। बाद में रजिया ने अपने को बंदी बनाने वाले सरदार अल्तुनिया से ही विवाह कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया, और दिल्ली को फिर से विजय करने के लिए एक असफल कोशिश की, क्योंकि दिल्ली पर जब इसने हमला किया तो ये पराजित हो गया। रजिया की कूटनीति से काम लेते हुए भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से विवाह कर दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु दिल्ली की संगठित सेना के
सामने रजिया पराजित हुए, बठिंडा की तरफ वापस लौटते हुए कैथल में इसकी मृत्यु होगी 13 अक्टूबर 40 को। जब ये घोड़ जो विश्राम कर रहे थे पेड़ के नीचे, तब हिंदू डाकुओं ने अल्तुनिया का, इनकी सेना का, बची कुची जो सेना थी और रजिया का की हत्या कर दी। रजिया के पतन के दो कारण थे, एक तो अमीर वर्गों में ईर्ष्या थी और सबसे महत्वपूर्ण बात उसका महिला होना, जैसा कि मिनाज कहता है। हाँ, अयाज को लाहौर का अख्तियार बनाया, अल्तुनिया को बठिंडा का गवर्नर बनाया, इसके अलावा एतगीन को ए हजीब बनाया, इसके अलावा याकूत को अमीर याकुर बनाया। ध्यान रखना पदनाम किसको क्या दिया। एतगीन को रजिया ने बदायूं का अख्तियार भी बनाया। इख्तियार एक ही बात, एकता का प्रमुख इख्तियार। अमीर हजीब का महत्वपूर्ण पद दिया। अल्तुनिया को रजिया ने पहले तो बर्न बुलंद शहर भेजा, फिर उसके बाद तबर हिंद यानी बठिंडा का इख्तियार बनाया। मिनाज के अनुसार सुल्तान रजिया एक महान शासिका थी। देखो मिनाज जो है दरबारी है, इसका भी है, इसके पिता का भी था, प्रशंसा ही करेगा, स्वाभाविक सी बात है, तो प्रशंसा की है। देखो महान शासक है, बुद्धिमान है, न्यायप्रिय, उदारचित्त है, प्रजा की शुभ चिंतक है, समदष्ट है, प्रजापालक है, बड़े कर रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है लास्ट में, देखो सिवाय नारीत्व के और इसी कारण मर्दों की दृष्टि में उसके सब गुण बेकार थे कि नारी होना उसके लिए अपराध तकलीफ है। निजामी ने याकूत को प्रोत्साहन देना, उसके चरित्र पर संदेहजनक प्रकाश डाला। इसके अलावा एल्फिंस्टन ने कहा यदि रजिया स्त्री नहीं होती ना तो भारत के महान मुस्लिम शासकों में उसका नाम लिया जाता, ऐसा एल्फिंस्टन ने कहा है। और निजामी के अनुसार रजिया का सुल्तान बनना एक समझौता था कि दिल्ली के लोगों से समझौता किया, उसके भाई को गद्दी से हटाया गया, खुद गद्दी पर बैठी, लेकिन दिल्ली की जनता को संतुष्ट नहीं कर पाई, इसलिए वह उसको गद्दी से उतार दिया गया। अमीरों ने विद्रोह कर दिया, जनता भी उसमें शामिल थी। फिर मिनाज का कथन आ गया, लखनऊ से देवल तक सारे मल्लिक अमीरों ने उसकी सत्ता स्वीकारी। फरिश्ता कहता है शुद्ध उच्चारण के साथ कुरान का पाठ पढ़ती थी। हाँ, तथा अपने पिता के जीवन काल से ही शासन करती थी। रजिया के काल में तो नूरुद्दीन के नेतृत्व में करमाती जाती थी, उनका कोई विद्रोह हुआ, अहमदिया संप्रदाय के लोगों ने विद्रोह किया। और इब्न बतूता के अनुसार अबिसीनिया के प्रति, अबिसीनिया का मतलब याकूत की बात हुई है, उसका अबिसीनिया के प्रति उसका चाव अपराधात्मक था। इब्न बतूता भी आलोचना करता है। घनिष्ठ संबंध थे, किसने कहा पीछे, मिनाज ने कहा। फरिश्ता कहता जब रजिया घोड़े पर सवार होती थी ना तो याकूत उसे अपने बाहों से उठाकर घोड़े पर बिठाता था। इसामी कहता है, इसामी जो है ना, इसामी, इसकी पुस्तक का नाम है फुतूह सलातीन। फुतूह सलातीन इसकी पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक में चरखे की जानकारी कि चरखा जो है चीन से होता अरब होते हुए भारत आया। और यहाँ भी देखो इसामी चरखे की बात तो कर रहा है कि उसको तो चरखा काटना चाहिए, घर बैठ के चरखा काटना चाहिए। क्यों भाई? हाँ, सलातीन, चरखा काटना चाहिए, क्यों भाई? ऐसा गलत है विचार इनका। और पुरुष प्रधान समाज पूरी तरह से था उस समय, एकदम। तो ऐसी बात करेंगे, पुरुषों को कहाँ स्वीकार हो कि महिला आगे निकल जाए, आलोचना करेंगे। हबीबुल्ला, रजिया का पतन तुर्क सैनिक अभिजात वर्ग की विजय थी। इसीलिए तो इतिहास लेखन, आजादी के बाद अलग अलग इतिहास लेखन लिखा गया। साम्राज्यवादी, जैसे हमने आजादी से पहले जो इतिहास लिखा गया, अंग्रेजों ने जो लिखा वो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन था, उन्होंने तो अपनी प्रशंसा ही प्रशंसा की। फिर आजादी के बाद राष्ट्रवादी इतिहास लेखन लिखा गया जिसमें अंग्रेजों की आलोचना की गई। ठीक है, ये तो बातें यहाँ तक ठीक है। फिर मार्क्सवादी इतिहास लेखन लिखा गया। मार्क्सवादी इतिहास लेखन जो साम्राज्यवादियों की आलोचना कर रहे हैं, राष्ट्रवादियों की आलोचना कर रहे हैं, मार्क्सवादियों से ही निकले, सब अल्टर्न निकले, मार्क्सवादियों से ही निकले नारीवादी। चाहे कितना पुरुष नारी की बात करो, वो कहीं ना कहीं लास्ट में जाके आलोचना तो जरूर कर देगा। इसलिए नारीवादी नारी इतिहास लिखेगी जो अपने बारे में सही इतिहास लिखेगी। नारीवादी मतलब जिसमें समाज में नारियों को जो अपेक्षित रूप से देखा गया है उनको जो है मुख्य धारा में नहीं लाने दिया गया इतिहास में, उनके बारे में इतना कोई डिटेल मिलती नहीं। अगर आप देखो प्राचीन काल में तो 100 नारियों के नाम बता दो, बड़ी बात है, लेकिन पुरुषों के नाम कितने मिलेंगे? अगर हम देखें तो कुछ वैदिक काल में कोई गौतम बुद्ध से संबंधित है तो प्रजापति गौतमी वो देख ली, अमरपाली देख ली, तो कितनी महिलाएं जिनके नाम आप देख रहे हो, जबकि इतिहास इतना लंबा चौड़ा है, क्योंकि नारियों को एक तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया। हाँ, रजिया का पतन तुर्क सैनिक अभिजात वर्ग की विजय थी, हबीबुल्लाह का कथन। इसके बाद मिनाज के अनुसार इस तरह 3 वर्ष 6 माह 6 दिन तक का शासन करने वाली रजिया का अंत हो गया। यहाँ भी ये कह दिया रजिया ने। मिनाज ने पीछे क्या कहा कि उससे वो घनिष्ठ संबंध है। एक मिनाज ने क्या कहा, वो दयालु है, तो इस तरह से वो प्रशंसा कर रहा, नारीत्व वाला गुण है, वो उसकी आलोचना करती।
अब आ गया देखो बैराम शाह को, आप ऐसे याद रखो, बै है ना इसमें, देखो बै से बै, नायब ममलिकात का पद इसके समय बैराम के समय सृजित हो। नायब, नायब बै से बैराम, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। कौन सा पद बताया मैंने आपको? नायब ममलिकात का। ये पद कौन सा होता है? संरक्षक का पद। ये पद है संरक्षक का पद। मान लो आप अल्पवयस्क को, या मान लो प्रशासन का ज्ञान नहीं है, तो एक संरक्षक होगा, वो आपकी देखरेख करेगा सुल्तान का। बैराम शाह 40 से 42, रजिया 36 से 40, रजिया से पहले फिरोज 36, उससे पहले इल्तुतमिश 11 से 36, उससे पहले आराम शाह 11, उससे पहले बलबन 6 से 10। ठीक है, बैराम, सॉरी बलबन क्या है, बैराम शाह था। देखो इसी के समय प्रथम बार नायब ममलिकात का सर्जित हुआ। नायब याद है, नायब बैराम के, और इस पर प्रथम व्यक्ति एतगीन को नियुक्त किया गया। एतगीन पीछे आपने देखा ए हाजिब, और कहाँ का इख्तियार बनाया गया था एतगीन को? बदायूं का। लाहौर का मंगोलों द्वारा पतन बैराम शाह के समय महत्वपूर्ण घटना थी। मिनाज के अनुसार बैराम में अनेक प्रशंसनीय गुण थे। देखो प्रशंसा कर रहा है पहले, तो लास्ट में आलोचना कर रहा है। क्रूर और रक्तपात करने वाला शासक। बैराम ने एवाज को वजीर बनाया, और बैराम ने अपने प्रतिष्ठा और विशेषाधिकारों के संबंध में तुर्की सरदारों से समझौता किया, जिसके कारण तुर्की अमीरों ने 42 में 1242 में इसकी हत्या कर दी, और किसको गद्दी पर बिठाया? मसूद शाह। मसूद शाह के समय महत्वपूर्ण घटना ये होती है, सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा मुत्सिम का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया गया। इंपॉर्टेंट बात है, मसूद शाह आ गया 42 से 46 आ गया। अमीर हाजिब का पद बलबन को मिला। देखो बलबन है ना, बलबन अभी हमने जो तुर्कान ने चहलगानी देखी थी 40 साल, इसका उल्लेख कौन करता है? इस्लामी बर नहीं करता है ना, उसमें बलबन है। और अभी जो अपने रजिया गई थी ना, तो स्वाभाविक सी बात है, जब इल्तुतमिश के समय है तो रजिया के समय में भी होगा। तो इसके समय अमीर शिकार था वो, अमीर शिकार। रजिया के समय अमीर शिकार कौन था? बलबन था, ध्यान रखना। तो ऑब्वियस सी बात है कि मसूद के समय में भी होगा। तो इससे पहले बलबन तुर्कान चहलगानी में कम महत्व का सदस्य था। मसूद शाह के काल में बलबन ने 1246 तक वास्तविक रूप से सुल्तान की सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली, और उसे गद्दी से हटा दिया, और नया सुल्तान बना दिया नासरुद्दीन महमूद। देखो आपने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक, आपने देखा राम शाह, आपने देखा इल्तुतमिश, आपने देखा रुकनुद्दीन फिरोज, आपने देखा रजिया सुल्तान, बैराम शाह, और फिर मसूद शाह, और अब नासरुद्दीन महमूद। ये इतने सुल्तान आप देख चुके हो। मसूद पे नासरुद्दीन महमूद पे इसके समय देखो 20 साल है, 46 से 66 बलबन के हाथ में सत्ता रही थी, और 66 से 86 ये बलबन का समय। 20 साल बलबन सुल्तान बन के रहा, 20 साल बलबन ने अपने हाथ में शक्तियां रखी, यानी 40 साल तक बलबन के हाथ में शक्ति थी। बहुत बड़ी बात है, 40 साल तक सत्ता अपने हाथ में रहना। 40 साल है, 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, 15 साल में तो पूरे बोर हो जाते हैं। मोदी से अगले बार बोर हो जाएंगे लोग। अच्छा करो बुरा करो कोई मतलब नहीं, लेकिन राजतंत्र है, यहाँ तो चलेगा। सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला राजा या सुल्तान या बादशाह कौन था हिंदुस्तान में? अकबर। अकबर 50 साल में, 49 ईयर्स तक। फिर उसके बाद औरंगजेब 48 ईयर्स तक। इल्तुतमिश के पुत्र महमूद ने कितने साल तक? 50 साल से ऊपर था, 65 साल तक शासन किया। मोगल्स देखना, इतनी तायु नहीं होती थी, कहां से शासन कर लिया। और देखना अलग होती है, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता। नासरुद्दीन महमूद ने दरवेश की उपाधि धारण की। दरवेश मतलब साधु संत जैसी उपाधि धारण की। इसके दरबार में मिनाज देखो अभी तक चल रहा है। नासरुद्दीन कहता है कि मैं राज्य का केवल न्यासी हूँ। न्यासी का मतलब हूँ केवल, हाँ वो तो इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्टी, मतलब राज्य का केवल ध्यान रखता हूँ, मालिक नहीं हूँ। तो मैं तो क्या करता हूँ, कुरान की पत्तियां बेचकर मेरा काम चलता है। नासरुद्दीन महमूद के बारे में इस्लामी कहता है कि कुरान की प्रतिलिपियों को बेचकर जो आय होती थी ना, उसी से वह अपना, अच्छा ठीक है 64 साल तक है, इस बार उसको क्लियरिफाई करेंगे। बलबन की पुत्री जो हुजैदा थी, उसका विवाह कर दिया किससे? सुल्तान नासरुद्दीन महमूद से कर दिया भाई। नासरुद्दीन के काल में कुछ थोड़े से समय को छोड़कर शासन सत्ता किसके हाथ में? बलबन के हाथ में। मैंने आपको बताया ये सब।
आरंभ में बलबन अमीर हाजिब था, बाद में वो वजीर बन गया। अमीर हाजिब अभी बताया मैंने आपको, दरबारी शिष्टाचार, बाद में वजीर बन गया। वजीर का पद सबसे पहले ऐबक के समय सर्जित किया गया था। वजीर यानी कि संबंधी कार्य देखता था। 1249 में इसने अपनी बेटी, अभी आया, हुजैदा का विवाह किससे किया था? हाँ, नासरुद्दीन से कर दिया था। उस समय से उसे सुल्तान ने नायब ममलिकात का पद दे दिया। किसको दिया है पद? नायब ममलिकात का समीक्षक का पद बलबन को। वो कहता भाई मैं तो न्यासी हूँ, मैं तो कुरान की प्रतियां लिखता हूँ, भेजता हूँ, उससे मैं अपनी आजीविका चलाता हूँ, मैं तो सल्तनत का पैसा का उपयोग ही नहीं करता। नासरुद्दीन तो कहता है तो तू जब उपयोग ही नहीं करता तो सारी सत्ता किसके हाथ में दे दे? बलबन के हाथ में दी। कानूनी रूप से सारी सत्ता उसके हाथों में सौंप दी और उसे उलुग खां की उपाधि दी है बलबन। बलबन के सत्ता शीर्ष पर पहुंचने से दरबार के अमीरों में प्रतिक्रिया हुई। स्वाभाविक सी बात है, अन्य 39 अमीर वो भी तो चाहेंगे ना गद्दी पर बैठे। इन सरदारों के कहने पर 1253 में बलबन को उसके पद से हटाकर कहां भेज दिया? झांसी भेज दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते पहले बलबन को कहां भेजा गया? झांसी। देखो दिल्ली के पास पड़ता है, झांसी है अपने हरियाणा में। नागौर तो दूर पड़ेगा दिल्ली से, बाद में नागौर भेजा, पहले पास में फिर दूर में। 1266 में सुल्तान नासरुद्दीन के अचानक की मृत्यु हुई। इसामी ने नासरुद्दीन के बारे में लिखा है कि वह बिना तुर्की अधिकारी के अपने हाथ पैर भी नहीं हिलाता था। ये कॉलेज लेक्चरर में भी क्वेश्चन आया, जो पिछले साल कॉलेज लेक्चरर हुआ 2023। कॉलेज लेक्चरर की लास्ट डेट 12/13 है। 23 में होगा, हाँ 24 का 23 का 24 में होगा, जो उसमें है ये पेपर में ये क्वेश्चन है 2024 में ये कि बिना तुर्की अमीरों के हाथ पैर भी कौन नहीं हिलाता था? नासरुद्दीन महमूद नहीं हिलाता था, ऐसा कौन कहते हैं? इसामी। मतलब बिना उनकी आज्ञा के हाथ पैर तो नहीं हिलाता था, पानी भी नहीं पीता था, पानी का लोटा भी नहीं उठाएगा। मतलब इतने अमीर जो थे वो प्रभावशाली थे उसके समय कि वो कुछ कर नहीं पाता था। अब आ गए बलबन। बलबन को मैं शॉर्ट कर देता हूँ। लो बलबन 1266 से 86, 1266 से 86 बलबन का समय काल है। देखो बलबन के समय 4 समस्याएं, इन 4 समस्याओं को हम देख लेते हैं तो बलबन आपके कंप्लीट हो जाता है। और आज अपने ये गुलाम वंश कंप्लीट कर देंगे। बाकी तो ज्यादा बड़े है नहीं, वैसे भी गुलाम ही बड़ा है अगर देखा जाए तो, थोड़ा सा तुगलक बड़ा है, हाँ खिलजी छोटा है। लो बलबन पे आते हैं। तो एक तो देखो सबसे पहले तो अमीरों की समस्या। इसके समय पहली समस्या क्या थी? वही 39 जो अमीर है उनकी समस्या है। तो सबसे पहले उस समस्या से पार पाना। दूसरा राजपूतों की और मेवातियों की समस्या। राजपूतों व मेवातियों की समस्या 2। तीसरी समस्या इसके समय जो है बंगाल विद्रोह। और चौथी समस्या अपने मंगोल आक्रमण, मंगोल समस्या। ये 4 समस्या इसके समय, 4 समस्या देख लेंगे तो ये आपका बलबन कंप्लीट हो जाएगा। बलबन के समय एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, इसमें जो है अपने दीवान ए अर्ज नामक एक विभाग का गठन किया। दीवान ए अर्ज विभाग किसने गठित किया? इंपॉर्टेंट पूछते हैं, बलबन ने किया है। ये एक सैन्य विभाग था, ध्यान रखें, सैन्य विभाग था। आओ आगे बात करते हैं। हाँ तो सबसे पहले भाई 39 अमीरों की समस्या है तो उनको निपटाना है, तो निपटाते हैं। देखो सबसे पहले तो बकबक को निपटाते। बकबक कर रहा था तो बकबक को जनता के सामने कोड़े कोड़ों से मार दिया। जनता के सामने कोड़े। कोड़े इतने मारे कि बेचारा मर गया। फिर है हैबत खां, ये अपने दासों को तंग कर रहा था। स्वाभाविक सी बात है, उस समय दासों को तंग करना कोई जुर्म तो है नहीं है। उस समय मनुष्य की वैल्यू क्या थी? दासों के बाजार लगते थे। तो इसको 500 कोड़े मारे और इसको बेचारे को जान से मार दिया। शेर खां इसके समय जब ये सुल्तान बनता है तो इसका सम्मान नहीं करता, उपहार नहीं लेके आता। उपहार नहीं लेना, देखो गिफ्ट नहीं लाना कितना नुकसानदायक है। इसको जेल ही दे दिया, जेल दिया गया। फिर देखो ये बंगाल अभियान पे अमीन खां और वर्की 2 लोग थे।
अमीन खां और वर्की 2 लोग थे। ये बंगाल विद्रोह पर असफल हो गए थे। बंगाल अभियान पे गए, बंगाल विद्रोह था ना, वहां गए, बंगाल में अभियान किया, बंगाल अभियान में असफल। बंगाल अभियान में असफल होने पर जो है इनकी हत्या कर दी। अभियान में तो सफल असफल तो दोनों मिलकर मौका चाहिए इसको। इस तरह से इनका निपटान किया। इसके अलावा और क्या किया इसने? इसके अलावा ये किया है कि इसने राजत्व का सिद्धांत दिया। राजत्व का सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत का मतलब है कि राजा का पद क्या है, सुल्तान का पद क्या है, उसकी गरिमा क्या है, उसके बारे में परिभाषित किया इसने। और क्या क्या किया? एक नंबर, एक तो ईरानी परंपरा को अपनाया, उसी आधार पर इसने अपना दरबार सजाया। दरबार सजाया, 9 रोज त्योहार मनाया। इसके अलावा अपने पुत्रों के नाम रखे, पुत्रों के नाम जैसे के कुबाद, क्यूमर्स, के खुसरो, क्यूमर्स के नाम। फिर कहता है ईरानी मैं, एक मैं उच्च कुल का हूं, अफरासियाब वंशज का हूं मैं। ईरान का एक वंश है अफरासियाब, उस कुल का हूं मैं, उच्च कुल का अपने आप को कहता है। क्या कहता है? उच्च कुल का। और निम्न कुल के लोगों से नहीं मिलता, कहता निम्न कुल के लोगों से मिलता हूं तो मेरे रक्त जो है ना वो नसों में उबाल मारने लगता है। इसके अलावा क्या किया इसने? सिजदा पे बोझ चलाया। इसके अलावा इसने क्या किया? ये कहता है जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही और नियाबत खुदाई। देखो खुदा किसमें लग रहा है? खुदाई इसमें लग रहा है। ईश्वर ने मुझे ये पद दिया है, ईश्वर की छाया मेरे अंदर है। पद दिया ईश्वर ने, ईश्वर की छाया मेरे अंदर है। ना इसके सामने कोई बोल पाता, ना कोई बैठ पाता। कहते हैं कि जब इसके पुत्र का देहांत हो गया था मंगोल अभियान पे, तब भी ये रोया नहीं था। कहते हैं कि राजत्व के लिए निजत्व का त्याग कर दिया इसने, बहुत बड़ी बात थी। शराब सेवन बंद कर दिया था, दरबार में कोई बोल नहीं पाता, कोई हंस नहीं पाता, कोई बैठ नहीं पाता। नंगी तलवारें लिए हुए वृक्ष कैसे खड़े हुए थे इसके आसपास। और कहते हैं कि दाढ़ी बड़ी सी, फिर मुंह, फिर बड़ी सी टोपी। ईरानी परंपरा के आधार पर 1 गज का जो है इसका पूरा मुंह हो जाता था। बड़ा ही मतलब अजीब सा लगता था ये। तो ये एक पहली समस्या होगी और राजत्व का सिद्धांत हो गया। इसके बाद देखो राजपूत और मेवाती है ना, ये तंग किया करते थे, ये व्यापारियों को लूटपाट करते थे। ये व्यापारियों से लूट करते थे। इस वजह से क्या किया इसने? वहां आगरा के आसपास जो ना, जो ये जंगल है तो जंगल साफ कराए। फिर यहाँ किले बनवाए, फिर यहाँ अफगानियों को नियुक्त किया। अब बात आती है बंगाल विद्रोह। 1279 में किसी अमीर का पहली बार विद्रोह हुआ जिसका नाम है तुगरील का विद्रोह। अमीन खां वर्की को भेजा, असफल हो गया। इसका बेटा जो था ना बुगरा, उसको साथ में ले गया ये, और बुगरा खां को साथ में ले गया। इसको पनिशमेंट दिया गया, इसके परिवार को भी जान से मार दिया गया, फांसी पे लटकाया गया। बुगरा इसका बेटा यद्यपि जरूर है, लेकिन बेटे को ये कहा कि ध्यान रखना, तुगरील को मार रहा हूँ, विद्रोह कर दिया, उसके परिवार को भी मार रहा हूँ, तेरे साथ भी वही अष्ट करूंगा मैं। सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। मतलब सुल्तान तो निरंकुश है, वो ध्यान रखना, तू भी ध्यान रखना, विद्रोह कर दिया तेरा भी यही अष्ट करूंगा। यानी आप अगर इसको देखो, इन चीजों को जीवन में उतारो ना, तो कितनी अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने घर वालों को तंग करवाए, तो बुरे के साथ बुरा, इसकी मजबूरी थी। मतलब अपनी जान बचाने के लिए ना किसी को नहीं छोड़ रहा। तो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किसी के इधर उधर बहकाओ मत। वो कोई कहता है कि आजा मेरे साथ घूमने चल रहे, कोई कह रहा इधर चल रहे उधर चल रहे, कोई किसी का नहीं है। सच्चाई यही है, जीवन में खुद ही खुद के काम आओगे। इसलिए अपने जीवन को संयमित करके अपने जो है शेड्यूल बनाओ बढ़िया सा, जीवन में टाइम टेबल के अनुसार चलो। और बाकी जीवन में कोई किसी का काम नहीं है, सब कोई किसी का सगा नहीं है। मरने वाला मरता है, जो मरता है ना वही मरता है, बाकी कोई नहीं मरता।
तो जब असफल होएगा ना, असफल वही होगा जो असफल होएगा, बाकी कोई असफल नहीं होगा। घर वालों को थोड़ा दुख हो जाएगा, लेकिन वास्तविक जो दुख है वो खुद का ही है, किसी को कोई मतलब नहीं है। ये सच्चाई है। इसलिए सीखो बलबन से। इतना गंभीर मुद्रा में पूरे दिन बैठे रहना, बेटा मर गया रोया नहीं, कितनी बड़ी बात है, इतना सख्त मिजाज का आदमी था। तो सभी कामों को साइड में करके उनको मतलब कम प्राथमिकता देके पढ़ाई को पहली प्राथमिकता में रखो, ये कह रहा हूँ मैं। तो बुगरा खां को जो है यहाँ नियुक्त कर दिया गया बंगाल में। इसके बाद इसके समय मंगोल आए तो 2 सुरक्षा पंक्ति बनाई। एक में तो मोहम्मद इसके बेटे अपने बेटे को नियुक्त किया, मोहम्मद, और एक में बुगरा को नियुक्त किया। उत्तर पश्चिम में 2 सुरक्षा पंक्ति बनाई, जिसमें मोहम्मद का तो बेचारे का देहांत ही हो गया। कब देहांत हुआ? 1285 में, ध्यान रखना, इसका देहांत हो गया था। और बुगरा को जो है ये नियुक्त किया गया, बाद में बंगाल ले गया। और ये कहता है कि मेरे को ये मंगोल जो है ना, ये काफी मंगोल जो है वो मुझे जो है ना हिंदुस्तान में साम्राज्य विस्तार नहीं करने दे रहे। जब ये मंगोल हमले रुक जाएंगे तब मैं भारत को जीतूंगा। अभी तो वे फिलहाल जो मुझे सांस ही नहीं लेने दे रहे फिलहाल। तो ग्लोबल वन और ये जो है अपने कंप्लीट करें। ठीक है, 4 समस्याएं हैं, इनको देखते हैं, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आ गया बलबन। छियासठ से 86 इब्न बतूता बुखारा के साधु के किस्से से बलबन के चरित्र पर प्रकाश डालता है। साधु के बुरे बर्ताव के बावजूद बलबन ने अनार खरीद कर उसे दिया और बदले में साधु ने हिंदुस्तान का राजा होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। कोई साधु या कोई मांगता है ना तो हमेशा दे देना चाहिए। जबरदस्ती दिया उसको तो भी आशीर्वाद मिल गया देखो, और बन गया हिंदुस्तान का सुल्तान। इब्न बतूता कहता है बलबन की कुरूपता के कारण इल्तुतमिश ने उसे खरीदा ही नहीं, मना कर दिया, तो सुंदर नहीं है दास के रूप में। परंतु बलबन के कहने पर कि आपके पास 99 दास है ना, तो एक मुझे ईश्वर के लिए खरीद लो। अतः उसे खरीद लिया गया और उसको सबका यानी पानी पिलाने वाला जो है बना दिया, कार्य सौंप दिया उसको। दिल्ली का सुल्तान बनने के साथ ही सुदृढ़ केंद्रीय शासन का युग प्रारंभ हुआ। देखो बलबन अपने दिल्ली सल्तनत की का प्रारंभ माने तो ऐबक से है, वास्तविक संस्थापक माने तो इल्तुतमिश है, और सुदृढ़ीकरण प्रदान किया बलबन ने की, मजबूती इसने दी। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाने समस्त अधिकार सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने का प्रयास किया। बलबन जो था इल्तुतमिश का दास था, इलबरी तुर्क था, यद्यपि 55 में ही मंगोलों ने इसे दास के रूप में बेच दिया था। बदनी के अनुसार मलिक से बलबन खान बना, खान से सुल्तान बना। प्रकृति ने सुल्तान बलबन के शरीर पर राजसी वस्त्र सील दिए थे। मिनाज बलबन को सुल्तान तथा नासुद्दीन महमूद को सुल्तान कहकर संबोधित करता है। बदनी कहता है कि शासन शक्ति का भय जो उस सभी उत्तम शासन का आधार होती है लोगों के हृदय से निकल चुका था तथा देश की अवस्था बुरी हो चुकी थी। इसामी कहता है कि जब उलुग खां सिंहासनारूढ़ हुआ तो अधिकारियों की कमर टूट गई, वे सब बिना किसी तर्क या वाद विवाद के उसके अधीन हो गए। सुल्तान बनने पर बलबन के समक्ष जो समस्याएं 4 हमारी बात होगी, चहलगानी है, मंगोल है, मेवाती राजपूत और बंगाल है। आओ एक एक समस्या पे देखते हैं। अपने समय में बलबन खुद भी इसी चहलगानी का अमीर रह चुका था। वह जानता था कि चहलगानी के अन्य सदस्यों द्वारा उससे बराबरी का दावा किया जाएगा। बलबन के समय तक ताज की प्रतिष्ठा गिर गई थी। इसके समाधान के रूप में उसने राजत्व के पद को गरिमा में बनाया। बलबन के समय जो राजत्व का सिद्धांत है उसको देखते हैं। तो एक तो देखो वो कहता है सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया, सुल्तान का पद ईश्वर ने दिया है, जिसको क्या कहते हैं? नियाबत खुदाई, नियामत खुदाई, नियाबत खुदाई। जिल्ले इलाही का मतलब छाया है, नियाबत खुदाई मतलब खुदा ने पद दिया, ऐसे याद करो। खुदा नाम मारा ना, खुदा ने दिया पद। सुल्तान का निरंकुश होना जरूरी है। अपने बेटे को कहता है ना, राजत्व को नई व्याख्या दी और राजस्व नहीं, राजत्व को उसको राजत्व करना, राजत्व को नियाबत खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त कहा गया, स्वयं को ईश्वर की छाया कहा, जिले लेकर अपने दिन कार्य को गंभीर बना दिया। इसने बताया था मैंने आपको, ना बोलता ना बैठता ना कोई हंस सकता था, बोल ही नहीं सकता इसके सामने, बड़ी बात। अधिकांश एकांत में रहना प्रारंभ कर दिया। तो ज्यादा दोस्त रखता है, फालतू लोगों से मिलता है, बात करता है, तो समझना कि वो जीवन में अपने लक्ष्य केंद्रित नहीं है। जिसके कम से कम दोस्त है, कम से कम लोगों से मुलाकात करता है, वही अपने जीवन में सफलता पाएगा। क्योंकि वो अगर 10 लोग हैं, 10 दोस्त हैं,
तो आधा आधा घंटा लेकर तो गया, पूरा दिन तो ऐसे ही चला गया, पढ़ोगे लिखोगे कब, आगे कब बढ़ोगे। तो दोस्त तो बहुत ही कम होने चाहिए, और प्रोफेशनली होने चाहिए, ज्यादा बेहतर है, मैं तो मानता हूँ। फालतू होते हैं बाकी तो कोई मतलब नहीं। अधिकांश तो एकांत में रहना प्रारंभ कर दिया, मद्यपान बंद कर दिया इसने, छोटे सरदारों तथा कम महत्वपूर्ण अमीरों से मिलना ही बंद कर दिया। ये कहता निम्न कुल के लोगों से मिलता ही नहीं हूं मैं। दरबार को भी भव्य बनाया, जिसका प्रेरणा स्रोत ईरानी दरबार की परंपरा थी। सिजदा, सिर झुकाना, और पेबोस यानी कदम चूमना, ये करना पड़ेगा अगर आप बलबन से मिलोगे तो। मतलब अमीर को एक तरह से क्या कर दिया, समर्पण कर दिया ना उसका, झुक जा तू मेरे सामने, समर्पित कर दिया। ईरानी पद्धति पर नौरोज का त्योहार मनाया। बलबन ने रक्त की शुद्धता पर काफी बल दिया। इस हेतु स्वयं उसने अपने को कहा कि भाई फिरदौसी के शाहनामा में एक वंश है जिसका नाम है अफरासियाब, मैं उस अफरासियाब वंशज का हूँ, और निम्न कुल के लोगों से नहीं मिलता। निम्न कुल के व्यक्ति के लिए शासन के दरवाजे इसने बंद कर दिए। कौन से पेज पे आ गए, 8 पे के 6 पे, 6 पे। मरने से उसने कहलवाया, अगर तुझ कुल के लोगों से मैं मिलता हूँ ना, मेरी आंखें जलने लगती है, तलवार के मुठ पर हाथ चला जाता है। बलबन ने राजत्व के लिए निजत्व का त्याग कर दिया। वो मैंने आपको बताया, बेटा मर गया फिर भी रोया नहीं, कितनी बड़ी बात है। बाद में तो ये महल में जाके पर्दे के पीछे छुप के रोता है। बलबन राजा के कर्तव्यों के संबंध में जो विचार रखता था वह उसकी वसीयतों में संकलित है। मध्यकालीन फारस की एक लोकप्रिय परंपरा थी कि वह प्रसिद्ध शासकों राजनीतिकों के वसैया को संकलित करता था। पूछते हैं वसीयत या वसैया का संबंध किससे, बलबन से। बाउनी दिल्ली का एक धनी व्यक्ति ने राजमहल के अधिकारी को रिश्वत देकर सुल्तान से भेंट करने का प्रयत्न किया, परंतु बलबन ने अपने दरबारियों को निवेदन स्वीकार नहीं किया कि भाई मैं तो निम्न कुल के लोगों से नहीं मिलता, तो मैं इससे नहीं मिलूंगा, किससे, बाउनी से नहीं मिलूंगा। बलबन ने अपनी सामाजिक सभाओं में होने वाले नृत्य, संगीत, मद्यपान सब पर प्रतिबंध लगा दिया। दरबार में वह न तो हंसता था, न किसी को इसकी छूट देता था। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वजीर की उससे वार्तालाप कर सकता था। कभी आपने मोदी जी को देखा किसी गले में हाथ डाले हुए रखा, ताली मारते हैं, कभी गंभीर एकदम सामान्य को हंसेंगे तो खुद की मर्जी से, खुद ही मजाक करे तो हंसेंगे, किसी और की बातों पे नहीं। एक राजा का पद भाई ऐसे ही होता है। तो ऐसी कुछ आदत डालो तो हो सकता है बड़े पद पे जाओ अभी। दरबार में वजीर ही उससे वार्तालाप कर सकता था, कोई बोल नहीं सकता था, केवल वजीर बोलेगा। खलीफा के 2 प्रतिनिधि जो है ना, वो बैठ सकते थे, बाकी बैठ ही नहीं सकते थे। उसके आसपास अंगरक्षक थे जो नंगी तलवारों के साथ खड़े थे। बलबन के अनुसार 1000 बार नमाज पढ़कर, सारा जीवन उपवास करके, अपराध न करके और धार्मिक कार्य करके भी वह नरक का भागी होगा। ये कहता है कि वैसे तो मैं निम्न कुल के लोगों से नहीं मिलूंगा, लेकिन जो न्याय होगा ना, वो जाति या धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, वही तो कह रहा है। अतः जाति के आधार पर न्याय नहीं होना चाहिए। शासक अपना दायित्व पूरा कर सकता है, अगर जाति के आधार पर न्याय तो नहीं होगा तो एक बात अलग कर रहा है, दूसरी अलग कर रहा है ना, ये तो गलत है। बलबन ने चेहल लगाने की शक्ति को नष्ट करने के लिए अनेक वजीरों की हत्या करवा दी। अब इसकी भी मजबूरी है, आप ऐसे समझो, अगर सबसे मिलने लग जाएगा, सब कुछ पदों पे ले आएगा, सबको अपने आसपास तक पहुंचा देगा अगर ये, तो इसकी कोई भी हत्या कर देगा। एक फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर का ना बेड आज भी पड़ा है, वो पत्थर का बना हुआ बेड है। उसकी हाइट जो है ना 8 फुट से ऊपर है, उसके ऊपर मतलब सीढ़ी लग के वो सोता था अकबर। क्यों ऐसा? सुरक्षा के पर्पज से, क्योंकि भाई बादशाह को कोई भी हत्या कर सकता है ना। बीकानेर कभी आप किले में गए हो तो आपने देखेंगे बेड छोटे छोटे है ना, क्यों? अगर कोई बांध दे तो राजा खड़ा हो जाए। हाँ, कुछ भी नहीं सकते, दोनों बातें। तो ये मजबूरी है, आप इसको ऐसे समझे। तो अनेक वजीरों की हत्या करवाई, बकबक की, जनता के सामने कोड़े लगाए। अवध का जो था ये हैबत खां, इसको 500 कोड़े लगाए, दासों को तंग कर रहा था। बंगाल के अभियान में सफल 2 अमीर मलिक खां और वर्गी को मृत्युदंड दे दिया। शेर खां गिफ्ट नहीं लाया, जेल दे दिया। तो पहली समस्या के बाद दूसरी मंगोल समस्या। उत्तर पश्चिम में 2 सुरक्षा पंक्ति बनाई। प्रथम पंक्ति है लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर। ठीक है, लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर में एक सुरक्षा पंक्ति बनाई। लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर। और इस पर उसने मोहम्मद को नियुक्त किया, अपने बेटे को, जिसकी मृत्यु भी होगी। एक अपने इल्तुतमिश का भी बेटा कल मरा था, नासुद्दीन महमूद। मकबरा सुल्तान। दूसरी पंक्ति सुनाम समाना बठिंडा, यहाँ बुगरा को नियुक्त किया। शहजादा मोहम्मद अत्यंत योग्य सेनानायक था, विद्वानों का आशीर्वाद था। मीर खुसरो और मीर हसन ने अपने साहित्यिक जीवन उसी के संरक्षण में आरंभ किया। 1285 में इसकी मृत्यु होगी। तो मंगोल हमला हुआ तैमूर का,
उसमें इसकी देहांत हो गया, मृत्यु होगी। मेवाती और राजपूतों की समस्या। बलबन से पहले फैल रही है व्यवस्था का लाभ उठाकर दिल्ली और उसके आसपास मेवातियों ने अनेक गिरोह ने लूटपाट आरंभ की, जिन्हें राजपूत शासकों द्वारा संरक्षण दिया गया। विद्रोही लुटेरों राजमार्गों पर आक्रमण कर व्यापारियों को लूटपाट करते थे। इसके समाधान के लिए बलबन ने क्या किया? गोपालगिर में तो किला बनवाया, अफगानों को नियुक्त किया। दिल्ली के 4 कोने हैं, भोजपुर, पटियाली, कंपिल, जलाली। यहाँ 4 किले बने, भोजपुर, पटियाली, कंपिल और जलाली। यहाँ अफगान अधिकारियों को नियुक्ति की और दिल्ली के आसपास के जंगलों को कटवा दिया, साफ करवा दिया। इस तरह से बलबन ने इन क्षेत्रों में जो नीति अपनाई थी, रक्त और लोह की नीति। रक्त का मतलब तलवार, है ना, मतलब रक्त का मतलब लोह से तलवार, लोहा जो तलवार का है उससे रक्त बहाएगा, ये रक्त और लोह की नीति। बंगाल में विद्रोह हुआ, तुगरिल ने विद्रोह किया। बंगाल के गवर्नर तुगरिल ने विद्रोह किया। प्रारंभ में बलबन ने तुगरिल के दमन के लिए अवध के गवर्नर अमीन खां को भेजा। पीछे भेजा ना, अमीन खां और वर्गी को भेजा था, दोनों को भेजा, सफल हो गए बलबन ने। अब खुद बुगरा के साथ खुद गया। तुगरिल है ये, तुगरिक हो गया। तुगरिल खां को दंड दिया गया। तुगरिल ने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की। बंगाल के विद्रोह को बलबन ने दिल्ली से बाहर आकर दबाया। यह किसी सुल्तान के दास का पहला विद्रोह था। बंगाल को तुर्क लोग परिपूर्ण नर्क कहते थे। बंगाल को नर्क की संज्ञा दी गई। सल्तनत युग में इसे विद्रोहों का नगर भी कहा जाता था। बलबन का मत था कि नई जीतें हार का कारण बनेगी। बलबन के अनुसार मैं मंगोलों की शक्तिशाली सेना का सामना करूंगा, साथ ही यदि कभी अवसर मिला तो हिंदुस्तान पर अधिकार भी करूंगा और अपने सीमाओं का विस्तार भी करूंगा। फिलहाल जो ये मंगोल है वो मुझे निपटने नहीं देते। सैन्य सुधार में देखो, एक इसने विभाग बनाया जिसका नाम क्या? दीवाने अर्जियारीज है ना। बलबन के बारे में कहता है कि शिकार खेलने के बहाने सेना को फुर्तीला बनाने के लिए वो ले जाता था। अब देखते हैं, अपने अभियान होते रहते हैं ना, कभी तो अपने सेना के, कभी अपने महाजनी में होते हैं, कभी जोधपुर में होते हैं। वो अभियान क्यों होते हैं? सेना को एक्टिव रखना जरूरी है। सेना को एक्टिव रखने के लिए ऐसा करते हैं। पूरे दिन देखो, फौजियों के पास अगर देखा जाए, ठीक है, ये तो हालांकि बहुत ही मैं गलत शब्द का यूज कर रहा हूँ, युद्ध थोड़ी होते हैं, करने के लिए क्या है, हिसाब से तो कुछ नहीं करते हो, लेकिन कभी भी आवश्यकता पड़ती है भाई, इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। तो जो अधिकारी होते हैं क्या करें? पूरे दिन में 20 खड्डे खोद दो, 100 लोगों का खड्डे खोदो, फिर क्या करना है? खड्डे बूर दो। तो उनको एक्टिव रखते हैं। ऐसा होता है, सही में होता है। मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसा होता है। एक्टिव रखना जरूरी है। आज क्या करो, सारे ऐसे करो कि सारे जो है वो जयपुर ले जाओ, सारा सामान जयपुर ले जाओ। अब जयपुर से दिल्ली ले जाओ, फिर वापस ले आओ, सूरतगढ़ ले आओ, महाजन ले आओ, घुमाते रहते। कभी युद्ध थोड़ी होता है। आपको देखते हो ना, पूरे बल्क में हो जाते हैं वो ट्रक व्रक, जो इनके टैंक वैंक सब जाते हैं। तो वहां को युद्ध थोड़ी हो रहा है, या वहां को जयपुर में तैनात थोड़ी करना है। जयपुर तो बॉर्डर एरिया भी नहीं है। बॉर्डर एरिया तो है, एक्टिव रखने के लिए करते हैं सब उनको। बलबन ने एक सशक्त सेना का निर्माण किया, दीवानी अर्ज नामक विभाग बनाया। बलबन ने सभी जागीरों की जांच कराई जो इल्तुतमिश द्वारा शम्स अमीरों को दी गई थी। दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन की सिफारिश पर बलबन ने अपने उन आदेशों को वापस ले लिया जो वृद्ध सैनिकों से संबंधित थे। 2 लोग हैं, एक तो फखरुद्दीन है, एक फकबाउनी। फकबाउनी से मिलने से मना कर दिया, और जो वृद्ध जो सैनिक उनके से संबंधित कोई आदेश थे वापस ले लिए। बलबन साधारण नागरिकों के प्रति दयालु था, उनके प्रति पिता तुल्य था, चिंता का प्रदर्शन करता था। उसने शहजादा मोहम्मद को सलाह दी, उसका बेटा जब जिंदा था, 85 से पहले की बात है, न्याय, प्रतिष्ठा, सत्ता, कोष, रैयत यानी किसान, जनता तथा चुने हुए राज्याधिकारी राज्य के स्तंभ है। इनमें से यदि एक भी स्तंभ कमजोर हो जाए तो राजत्व का अंत हो जाएगा, इसलिए सबका बराबर सम्मान करना पड़ेगा। इतिहास का निजामी कहता है, बलबन एक उत्तम अभिनेता की भांति था, अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध करता था। एक साधारण व्यक्ति ऐसा थोड़ी कर सकता कि बेटा मर गया रोएगा नहीं। फिल्म स्टार होते देखते हैं आप, साउथ की फिल्में, उसमें तो हीरो को गोली नहीं लगती, बाकी सबको लगती। तो वो फिल्म सितारों की भांति ये भी मंत्रमुग्ध करता था। सन 1280 इसमें चेंज कराया था, 87 कराया था कि 60 था, इसको 87 कर लेना। 1287 में बलबन की होगी मौत। बर्नी लिखता कि बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ लिए, सुल्तान के शव को नंगे पैर दारुल अमन के कब्रिस्तान ले गए। जाते हुए उन्होंने अपने अपने सिरों पर धूल फेंकी। उन्होंने 40 दिन तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया और भूमि पर सोए। बलबन की मृत्यु के उपरांत उसका उत्तराधिकारी केकुबाद हुआ, जिसका जीवन बलबन के कठोर निर्देशन में बीता गया। देखो, बेटा था बुगरा,
कहाँ चला गया? बंगाल में बैठा, लखनौती में वो। बाद उसको वो गद्दी पर बिठा दिया। अब पोता है, कम एज का है, बलबन के कठोर निर्देशन में जीवन बीता, ये मत कर, ये मत कर। और जैसे ही वो दादा मर गया, अब कोई कहने वाला है नहीं, तो वो क्या विलासिता में डूब जाएगा। इसलिए घर में बड़े बुजुर्ग का आना बहुत जरूरी है, इस बात का उदाहरण है। अन्यथा जो मनुष्य होता है ना, वो उच्च संकल हो जाता है। स्वतंत्रता माता पिता देते हैं, लेकिन वो स्वच्छंदता करने लग जाता है। फिर स्वच्छंदता मतलब बच्चे जब बाहर पढ़ते हैं तो हॉस्टल में रहते हैं, वो इसलिए तो नहीं आते ना, घर में वो बंधक बन जाएंगे। बलबन ने अपने पुत्र मोहम्मद खां को खाने शहीद की उपाधि दी। मोहम्मद खां जो मर गया था ना, मोहम्मद, उसको शहीद बताया इसने। बर्नी ने बलबन को खुफिया कातिल कहा। अमीरों की हत्या की थी ना गुपचुप, तो खुफिया कातिल है। बलबन के समय दीवाने अर्ज का प्रमुख था रावत, इमादुल मुल्क रावत। बलबन ने बरीद यानी गुप्तचर की नियुक्ति की। गुप्तचर की नियुक्ति सबसे पहले किसने की? बलबन ने। 3 पॉइंट बता रहा हूं। गुप्तचर की नियुक्ति बलबन ने की। बाजार में गुप्तचर की नियुक्ति, बाजार नियंत्रण प्रणाली में गुप्तचर की नियुक्ति की अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे मजबूत गुप्तचर प्रणाली किसके समय? सिकंदर के समय तो देखो मजबूत थी, सिकंदर लोदी, इसके समय तो मजबूत थी। गुप्तचर प्रणाली की बात कर रहा हूं। एक बाजार में जो गुप्तचर प्रणाली वो किसने अपनाई, वो बता रहा हूं मैं, एक यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो एक साथ बातें आ रही है, तो इसको याद करते रहो। चीजें वही है, सब इसमें दे रखा है। नोट्स बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, पेपर आराम से पास कर देंगे, बशर्ते कि वो सारी चीजें अपने को याद रहे। मजबूत हुई सिकंदर के समय। बर्नी के अनुसार केकुबाद की मृत्यु के बाद तुर्कों ने साम्राज्य खो दिया। मतलब जो ये पहले जो गुलाम वंश था तुर्क थे, उन्होंने साम्राज्य खोल दिया। तुर्की क्षेत्र से आए थे, तुर्क थे। बलबन का मूल नाम बाउद्दीन बावली लेख में मिलता है, पालम बावली लेख में, जिसके रचयिता योगेश्वर पंडित है। इसमें बलबन को विष्णु का अवतार माना गया है। बर्नी की तारीख फिरोजशाही ग्रंथ में बलबन का जो राजत्व सिद्धांत आपने देखा ना पीछे, उसकी जानकारी कहाँ मिलती है? बर्नी देता है तारीख फिरोजशाही में। बलबन ने अपने पुत्र मोहम्मद को शहीद कहा, तो आई गया पीछे। बलबन ने बंगाल अभियान पर बुगरा को कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, कि सुल्तान का पद निरंकुश है, उसको कोई मतलब नहीं, विद्रोह करेगा तो मौत मिलेगी। बलबन के बाद केकुबाद गद्दी पर बैठा, जबकि बलबन की पसंद के खुसरो था। केकुबाद की लकवा होने पर उम्र संधि पर बैठ गए। केकुबाद को लकवा होने तो अत्यधिक शराब और उसमें डूब गया, विलासिता में, इसलिए अति जो है वो खराब कर गई उसको। उलझले एक के अनुसार दास वंश के सुल्तानों का शासन उतना ही न्याय संगत एवं मानवतापूर्ण था जैसा इंग्लैंड में नॉर्मन राजाओं का, जो स्पेन एवं नीदरलैंड के फिलिप द्वितीय के शासन से कहीं अधिक सहिष्णुतापूर्ण था। उलझले एक इनकी तुलना करता भी विदेशी शासन से। तो कुछ ही महीने पश्चात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दी, और इस तरह से जो है इस वंश का यानी गुलाम वंश का अंत हो गया। तो लास्ट राजा आपने देखा क्यूमर्स। केकुबाद, उसके बाद मतलब उससे पहले बलबन, शॉर्ट में लिख लूं, बलबन से पहले नासुद्दीन, नासुद्दीन महमूद से पहले मसूद शाह, मसूद शाह से पहले बहराम शाह, बहराम शाह से पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इससे पहले इल्तुतमिश, इल्तुतमिश से पहले आराम शाह, आराम शाह से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये बात होगी। ठीक है, तो अब इनका रिवीजन कल आते ही पहले हम करेंगे, फिर हम खिलजी में चलेंगे ना, जब रिवीजन करूंगा तो टाइम और लग जाएगा, लगभग टाइम हो गया अपना।